हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्लास 7 के हिस्ट्री के 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा चैप्टर बात करता है मुगल्स के बारे में। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने दिल्ली सुल्तान्स के बारे में देखा है और भी कुछ बातें देखी है दिल्ली के बारे में। आज हम बात करेंगे मुगल्स के बारे में। पहली बात तो मुगल्स होते कौन हैं उनके बारे में देखेंगे। मुगल्स का रूल कब से कब तक था, टाइम पीरियड क्या, इनके एम्पायर का एक्सटेंशन कितना था वो देखेंगे। ठीक है, इनका पता चलेगा आपको मुगल्स के बारे में 16 से लेके 17 सेंचुरी तक मेनली इन्होंने रूल किया। ठीक है, इनका रूल जो है वो लास्ट किया 16 से लेके 17 सेंचुरी तक। बस फिर यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर कि इतना बड़ा टेरिटरी है, इतना बड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इतने डाइवर्स लोग हैं, इतना डाइवर्स कल्चर है और इस पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट को, सब कॉन्टिनेंट को जो क्या कर पाना, कैप्चर कर पाना, इसको कंट्रोल कर पाना, इसको गवर्न कर पाना, रूल कर पाना डिफ़िकल्ट लगता है किसी भी रूलर के लिए। किसी भी रूलर के लिए इसको रन कर पाना जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। बट जो मुगल्स थे उन्होंने एक एम्पायर बनाया। ठीक है, और इतना बड़ा एम्पायर है और उसको अभी तक जो लगता था कि ये कुछ छोटे समय के लिए तो रन कर लेगा लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, बट मुग़ल ने जो है ये करके दिखाया। मुग़ल के जो किंगडम का एक्सटेंशन था आगरा से दिल्ली तक का। ठीक है, मुग़ल के एम्पायर का एक्सटेंशन, किंगडम का एक्सटेंशन बताया जा रहा है आगरा से दिल्ली तक का। ठीक है, आगरा से दिल्ली तक का, और अंटिल 17th सेंचुरी तक ये इन्होंने कंट्रोल करके रखा ऑल द सब कॉन्टिनेंट। नियरली मतलब कि लगभग पूरा सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो इन्होंने कैप्चर कंट्रोल कर लिया था 17th सेंचुरी के आखिरी एंड तक। तो फिर यहाँ पे बात आ रही है कि उन्होंने इनकी ये कामयाबी की वजह क्या है कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर पाना। ठीक है, उसको अच्छे से गवर्न कर पाना, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाना, उसकी वजह क्या है? उसका वजह जो है वो यही है कि उनका जो आइडिया था गवर्नेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का वो इतना अच्छा था। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर था ना एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का, उसी चीज़ ने इनके एम्पायर को, इनके किंगडम को रन कर पाया। ये इनकी सफलता हुई इतने बड़े एम्पायर को रन करने में। ठीक है, इनका गवर्नेंस और इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर दूसरा यहाँ पे आता है कि हमारे जो आज के टाइम पे हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है वो वहाँ पे रेड फोर्ट पे स्पीच देते हैं, झंडा लहराते हैं। तो ये जो रेड फोर्ट है ना, ये भी एक समय पे रेसिडेंस हुआ करता था मुग़ल एम्परर का, जहाँ पे मुग़ल जो है वो रहा करते होंगे। एक समय ऐसा भी था रेड फोर्ट पे। देखो यहाँ से हमें चीज़ें पता चल रही है मुगल्स के बारे में कि पहले तो इनका जो है शुरुआत कब होती है, हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में। फिर इनके किंगडम का एक्सपांशन आगरा से दिल्ली तक का है। फिर उन्होंने जो पूरा सब कॉन्टिनेंट लगभग कंट्रोल कर लिया था, उसका योगदान, उसका जो मेन चीज़ क्या है, एक तो इनका अच्छा गवर्नेंस और इनका अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर दूसरा हमें पता चलता है कि आज का हमारा जो रेड फोर्ट है वो भी एक समय पे रेसिडेंस हुआ करता था इन मुगल्स का। यहाँ पे रेड फोर्ट की पिक्चर भी दी गई है जो आप देख सकते हो। दूसरा हम बात करते हैं कि इतना बात कर चुके हैं मुग़ल मुग़ल मुग़ल, लेकिन ये है कौन? ठीक है, ये थे कौन? मुगल्स आखिरकार थे कौन? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि मुगल्स जो थे वो मदर की साइड से डिसेंडेंट्स थे। डिसेंडेंट्स मतलब कि वंशज गेंगिस खान के। ठीक है, गेंगिस खान के वंशज थे ये मदर की साइड से। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं मदर फादर, तो मदर की साइड से ये डिसेंडेंट है गेंगिस खान के, जो कि एक मंगोल रूलर है। गेंगिस खान जो कि एक मंगोल रूलर है और जिन्होंने रूल किया चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज़, पार्ट्स पे। तो चाइना और सेंट्रल एशिया के आसपास जो इन्होंने रूल किया गेंगिस खान ने, जो कि एक मंगोल रूलर है। तो पहली बात तो मदर की साइड से जो मुग़ल है वो क्या है, ये डिसेंडेंट है गेंगिस खान के। चलो ठीक है, फिर फादर की साइड से जो है ये तिमूर के सक्सेसर है। तिमूर के सक्सेसर मतलब कि ये जो है उत्तराधिकारी है तिमूर के, जिन्होंने रूल किया ईरान, इराक और आज के मॉडर्न डे टर्की के आसपास वाला एरिया। ठीक है, तो फादर की साइड से सक्सेसर है तिमूर के और मदर की साइड से डिसेंडेंट है गेंगिस खान के वंशज है और यहाँ तिमूर के सक्सेसर है।
पर मुगल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुग़ल कहलाना या फिर कोई उन्हें मंगोल कहे, क्योंकि जब मदर की साइड से आते हैं तो उन्हें मंगोल कहा जाएगा, क्योंकि उनके जो ये डिसेंडेंट है गेंगिस खान के वो भी एक मंगोल है, ठीक है। तो जो उनसे बिलोंग करेगा वो भी मंगोल होगा। इसी तरीके से मुग़ल को जो है पसंद नहीं था कि कोई उन्हें मंगोल कहे या मुग़ल कहे। ये क्यों पसंद नहीं था इसका भी कारण यहाँ पे दिया गया है कि गेंगिस खान की मेमोरी जो है वो एसोसिएटेड थी एक बड़े से नरसंहार से, ठीक है। एक बड़ा मैसेकर हुआ था और बहुत सारे असंख्य लोगों का, ठीक है, असंख्य लोगों का जो है बोल सकते हैं डेथ हो जाती है ना, कि हम कोई करवा देता है रूलर या फिर उसकी वजह से, तो इस वजह से जो है इन्हें पसंद नहीं था मंगोल कहलाना, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि फ़ादर की साइड से अगर बोला जाए तो फ़ादर की साइड से तो ये प्राउड फील करते थे, ठीक है, कि ये तिमूर के एंसेस्टर है, तिमूर इनके एंसेस्टर है, इस तरह के कि ये प्राउड फील करते थे मुगल्स। बट चलो ठीक है, क्योंकि इनके ग्रेट एंसेस्टर जो थे इन्होंने कैप्चर करा दिल्ली को 1398 में, तो ये प्राउड फील करते थे। लेकिन मदर की साइड के जो लोग हैं गेंगिस खान है उनसे ये नफ़रत करते, उन्हें पसंद नहीं करते, उनका जो सरनेम उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि एक गलत चीज़ से जो है वो जुड़ा हुआ है इस वजह से। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे आता है कि वो अपनी जो है सेलिब्रेट करते हैं जीनोलॉजी पिक्टोरियली, और हर रूलर जो है वो गेटिंग अ पिक्चर ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ, तो हर रूलर तिमूर के साथ में अपनी एक पिक्चर लेता है। ये दिया गया है क्या इसका, जो कहीं पे नहीं दिया गया है, फ़ोटो नहीं दिया गया इस तरीके से पिक्चर लेते हुए, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अपनी जो सेलिब्रेट करते थे कि ये तिमूर के एंसेस्टर है, तिमूर के सक्सेसर है, और तिमूर के साथ में अपनी खुद की पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, ठीक है। उस समय पे जो भी हुआ करता फोटोग्राफर वो। अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन के बारे में देखो, मुग़ल के बारे में देख लिया कि मुग़ल कौन थे, मदर की साइड फादर की साइड से, ठीक है, उनको वो भी देख लिया नाम पसंद क्यों नहीं है, ठीक है। फिर वो भी देख लिया क्यों पसंद नहीं है। यहाँ पे आता है मुग़ल की मिलिट्री कैंपेन किस तरीके से हुई, मतलब यहाँ एंट्री कैसे हुई इनकी इंडिया में। देखो बाबर जो है पहला मुग़ल रूलर है, बाबर जो आया था 1526 में और 1530 में डेथ हो गई, ठीक है। 1526 में आए, 1530 में डेथ हो गई, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है। बाबर जो है पहला मुग़ल रूलर है ये बताया जा रहा है। इन्होंने फ़रगना का जो थ्रोन था, फ़रगना का थ्रोन जो है वो सक्सीड किया, मतलब वहाँ के राजा बने ये 1494, जब ये सिर्फ 12 साल के थे। सिर्फ 12 साल का बच्चा जो है उसको फ़रगना का थ्रोन मिल जाता है, सोचो 1494 में, और फिर मतलब 1494 समझ लो। फिर किसी कारणवश जो है इनको वहाँ का प्लेस जो है वो छोड़ना पड़ा फोर्सफुली, क्योंकि मंगोल ग्रुप का इन्वेशन हो गया था वहाँ पे, जो उज़्बेक्स थे। तो दूसरे मंगोल ग्रुप, जैसे कि मदर की साइड से मैंने बताया कि ये जो है वो मंगोल जो है उनके क्या है, ये डिसेंडेंट मतलब वंशज है। पर एक और मंगोल ग्रुप है, मतलब एक ही कास्ट के बहुत सारे लोग होते हैं ना यार, और उनमें जो है वो लड़ाई चल रही हो, अगर उनमें जो है अच्छे से रिलेशंस नहीं हो तो उनमें बीच में लड़ाई भी होती है। ऐसे ही दो परिवार समझ लो उनके बीच में लड़ाई है। तो अब ये जो दूसरा मंगोल ग्रुप है ना वो इन्वेड कर देता है इस मंगोल ग्रुप के ऊपर। इस वजह से बाबर को क्या है वो छोड़ना पड़ा जगह, ठीक है, फ़रगना छोड़ना पड़ा, और फिर वो चले गए दूसरी जगह पे। इसी तरीके से फिर उन्होंने कुछ साल इधर उधर घूमते हुए दिन गुजारे, और फिर उन्होंने आखिरी में काबुल को सीज़ किया 1504 में, ठीक है, 1504 में। फिर वहाँ भी इनका मन नहीं भरा तो ये आ गए इंडिया में 1526 में, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो कि एक सुल्तान है, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान उस समय पे इब्राहिम लोदी हुआ करते थे 1526 में। तो इन्होंने वहाँ पे इनको हराया, पानीपत में इनकी दोनों की लड़ाई हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी की। और यह फर्स्ट पानीपत की लड़ाई है बेटा, ये भी याद रखना, इसमें दिया नहीं गया है। लेकिन फिर इन्होंने कैप्चर कर लिया दिल्ली और आगरा में, और जब से ये बैठे तो फिर उठे ही नहीं ठीक है। तो बाबर जो है इनकी कहानी समझ में आई कि बाबर एक पहले मुग़ल रूलर है, पहली बात तो। फिर इनको फ़रगना के ये सक्सीड किया थ्रोन इन्होंने 1494 में, 12 साल के थे तब ये। फिर इनको वो प्लेस छोड़ना पड़ा क्योंकि जो दूसरे मंगोल ग्रुप था, उज़्बेक्स कहा जाता था जिन्हें, उन्होंने इन्वेशन कर दिया, ठीक है।
इस वजह से फिर कुछ सालों तक इधर उधर घूमते रहे और फिर बाद में काबुल को सीज़ किया 1504 में। फिर इंडिया में आए तो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में लड़ाई हुई पानीपत में, जो कि इब्राहिम लोदी एक सुल्तान रूलर थे, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान थे। और फिर इनको डिफीट करके इन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। ये कहानी है बाबर की। यहाँ पे दिया गया है मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। ये तो कुछ नहीं है, एक मिलिट्री कैंपेन बताई जा रही है इस मैप में अकबर और औरंगज़ेब की। दूसरा, मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या है कि जैसे होता है ना, हर किंगडम के राज्य, मतलब हर राज्य का एक वो होता है, रिचुअल होता है, हर किसी का अपना वो कुछ रिचुअल्स होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके जो मुगल्स के क्या ट्रेडिशंस थे सक्सेशन के। सक्सेशन मतलब कि राजा के अभी तक जहाँ तक हमें पता है वो होता है कि राजा का बेटा जो है, सन जो है, वो क्या करेगा, इनहेरिट करेगा राजा की प्रॉपर्टी और वो नेक्स्ट राजा बनेगा, ठीक है, या एल्डर सन जो है, बड़ा बेटा जो है वो बनेगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है। अब इनके यहाँ कैसा चलता है देखो, जो मुग़ल है ना वो बिलीव नहीं करते प्रिमोजिनेचर में। प्रिमोजिनेचर वही है कि बड़ा बेटा जो है, एल्डर सन जो है, वो फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, ठीक है, या उसके किंगडम को इनहेरिट करता है। तो ये उस चीज़ में बिलीव नहीं करते। ये बिलीव करते हैं कॉपर सेंट्री इनहेरिटेंस। इसका मतलब है कि डिवीज़न होगा प्रॉपर्टी का, किंगडम का डिवीज़न होगा सारे बच्चों में, सारे सन्स, जितने भी सन्स हैं ना इनके फादर के, उन सब के बीच में बराबर जो है इक्वल डिवाइडेशन होगा पूरी प्रॉपर्टी का, पूरे किंगडम का। ये इसमें बिलीव करते हैं, ना कि पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ एक के नाम कर दो, बाकी तो बेचारे ऐसे स्लेव की तरह बैठे हैं, ठीक है। तो ये इसमें बिलीव करते थे। और ये जो इनका ये सिस्टम था ना कॉपर सेंट्री इनहेरिटेंस का, वो भी तिमूराइद कस्टम है, मतलब इनके फादर की साइड वाला है, ये उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात होती है कि मुग़ल के रिलेशंस कैसे थे दूसरे रूलर्स के साथ में, कि ये हिंसक थे, ये क्रोधी थे, या सॉफ्ट नेचर के हुआ करते थे, किस तरीके का इनका रिलेशन था दूसरे राजाओं के साथ में। तो पहली बात तो यहाँ पे पता चलती है हमें कि मुग़ल रूलर जो है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा कैंपेन करते रहते थे। हमेशा कैंपेन करना मतलब कि जो रूलर जो है इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इनके रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट में ये कैंपेन करते थे। और फिर वो मान भी जाता होगा, पर फिर जैसे जैसे मुग़ल जो है वो अपने आप पावरफुल होते गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब कि लोगों ने, आसपास के जो राजा थे, उन्होंने इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया, इनको ज्वाइन भी किया बिना किसी लड़ाई झगड़े के, ठीक है। जब कोई पावरफुल हो जाता है तो बाकी सब लोग उसके आसपास जाने लगते हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर राजपूत इनमें से मेन एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बहुत से राजपूत जो हैं वो तो इनसे इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपनी डॉटर्स की मैरिजेस भी करवाई इनके साथ में, इन रूलर्स के साथ में, और मुग़ल फैमिलीज़ में एंटर किए और हाई पोजीशन रिसीव की वहाँ पे, ठीक है। बट बहुत सारे लोगों ने रेसिस्टेंस भी किया। रेसिस्टेंस मतलब कि उन्होंने नहीं माना इनको रूलर, इनकी जो अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं की। जैसे कि आता है, एक रूलर आया एक एरिया में और उसने इस एरिया को कैप्चर किया। आधे लोग मान लेते हैं कि हाँ अपने हथियार डाल देते हैं, आधे लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इनकी सिचुएशन थी मुगल्स की। तो राजपूत जो हैं इनके अच्छे फ्रेंड तो क्या मान सकते हैं, लेकिन हाँ राजपूत जो है इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इनकी डॉटर्स की मैरिजेस करवाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो जहांगीर की मदर थी, ठीक है, जहांगीर की मदर जो ख्वाजा प्रिंसेस थी, जो कि राजपूत डॉटर है, ठीक है। अम्बेर के राजपूत जो थे ना उनकी डॉटर थी इनकी जहांगीर की मदर। और फिर ये ऐसे ही शाहजहाँ जो है वो उनकी शाहजहाँ की जो मदर थी, ठीक है, वो भी प्रिंसेस थी, राजपूत, मारवाड़ के राजपूत की। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वाह यार, तो अच्छा है ये भी। दूसरा यहाँ पे आ रहा है सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कि वो रिफ्यूज़ करते थे इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, लंबे समय तक नहीं किया। एक बार डिफीट हुए, फिर बाद में देवर ऑनरेबली ट्रीटेड, मतलब कि सिसोदिया राजपूत जो थे वो मुग़ल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर बाद में इनकी एक दूसरे के साथ में बैटल होती है, बैटल में ये लोग हार जाते हैं। फिर भी जो मुग़ल हैं वो अपने डिफीट मतलब कि जिसको भी इन्होंने हराया है ना उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया करते थे, ठीक है, उनको अच्छे ऑनरेबली ट्रीट किया जाता था।
फिर उनको लैंड दिया जाता था, वतन दी जाता था, वतन मतलब लैंड मतलब वतन दिया जाता था उनकी लैंग्वेज में बोला जाए तो। फिर बैक एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर दी जाती थी। तो इस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया जाता था, ना कि उन्हें डिफीट किया जाए। ये पूरा केयरफुली ध्यान रखा जाता था कि हमें अपने रिलेशंस को बैलेंस करके चलना है। इसी वजह से तो मुग़ल लंबे समय तक रूल कर पाए। अगर कोई हिंसा से काम लेता कि हम सब पे क्या है अत्याचार किया जा रहा है, सबके ऊपर जो है सिर्फ कोई अच्छे से व्यवहार नहीं हो रहा है, तो लोग बहुत ही आक्रामक होते, ठीक है, और इनका मुश्किल हो जाता रूल कर पाना। बट इन्होंने जो बैलेंस बना के रखा ना लोगों के साथ में, दूसरे रूलर्स के साथ में, तो वो इनके एक बोल सकते हैं कि योगदान था उसका भी इनके किंगडम को इतना लंबा चलाने में। उनको ह्यूमिलिएट नहीं करना, ठीक है, देयर अपोनेंट, और इनेबल मुगल्स कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है बहुत सारे किंग्स पे छोड़ गए इसी वजह से, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस छोड़ गए दूसरे लोगों पे, दूसरे राजाओं पे, क्योंकि वो उनको ह्यूमिलिएट नहीं करते थे, उनके साथ में अच्छे से व्यवहार करते थे और बैलेंस बना के रखते थे रिलेशंस में। अब मानसबदार और जागीर के देख लेते हैं। अभी हमने मुगल्स के एम्पायर के बारे मतलब एक्सटेंशन के बारे में देखा, फिर मुग़ल के कहाँ से आए ये वो देखा, फिर मुगल्स की हमने वो देखी कि वो रिचुअल क्या होता है सक्सेसर को डिसाइड करने का, वो देखा। फिर हमने देखा कि इनके रिलेशंस कैसे से दूसरे रूलर्स के साथ में, दूसरे राजाओं के साथ में इनके रिलेशन कैसे थे। और अब आ रहा है हमारे पास में मानसबदार और जागीर से। अब मानसबदार क्या होता है देखो, यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जैसे अलग अलग एम्पायर बढ़ता गया, इनका एक्सटेंशन होता गया, तो इनको अलग अलग रीजन में तो मुग़ल जो है वो डाइवर्स अलग अलग लोगों को रिक्रूट करते गए, मतलब अपने एम्पायर में अलग अलग पोस्ट पे उनको पोस्टिंग करवाते रहे उनकी, और ये सबको पोस्ट करते थे। ऐसा नहीं इनके ही लोगों को सिर्फ ये जो है वो इनके सर्विसेज में ले रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से हुआ करते थे लोग जिनको ये काम मतलब कि काम देते थे, सही वर्ड नहीं है, एक बोल सकते हैं रिक्रूट करते थे अपनी एम्पायर में। जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, इंडियन मुस्लिम्स, इरानियंस हैं, अफ़गान्स हैं, राजपूत हैं, मराठास हैं, दूसरे ग्रुप्स भी हैं जो इनकी सर्विसेज को ज्वाइन करते थे, अलग अलग सर्विसेज को। और जो भी इनकी सर्विसेज को ज्वाइन किया करता था ना, उसे बोला जाता था मानसबदार, ठीक है। जिसने भी मुग़ल सर्विस को ज्वाइन किया वो क्या हो गया है, मानसबदार बन गया है, ठीक है। मतलब जैसे नहीं होता है कि हम कुछ बन जाते हैं, ठीक है, तो अब हम जो है हमारा जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया, तो कोई भी एक पोस्ट पे चला गया तो वो पोस्ट का नाम क्या है, वो डॉक्टर है। तो इस तरीके से जैसे कोई IAS बन गया तो पोस्ट क्या है, IAS, तो अब उसे बोला जाएगा कि वो IAS बन गया है। इसी तरीके से जब कोई मुग़ल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेता तो वो क्या बन जाता, मानसबदार, ठीक है। अब द टर्म मानसबदार जो है वो रिफ़र करती है एक इंडिविजुअल को हु होल्ड अ मानसब। एक मानसब मतलब कि मानसबदार एक टर्म है जो रिफ़र करती है जिसके पास भी मानसब है। मानसब मतलब रैंक या पोजीशन, जैसे कोई एक रैंक होती है, एक पोजीशन होती है। मान लो IPS जो है वो एक पोजीशन है, ठीक है। जैसे कि एक SI जो है वो एक पोजीशन है, जैसे कि SHO एक पोजीशन है, जैसे कि कांस्टेबल भी एक पोजीशन है, लेकिन इनकी रैंक अलग अलग है, ठीक है। कोई हाई रैंक पे है, कोई लो रैंक पे है, इस तरीके से। तो ये जो इनकी पोजीशन है ना, या फिर इनकी जो रैंक है, उसे बोला गया है कि ये मानसब है, ठीक है, ये मानसब है। हमने बोल दिया ये IPS तो है, मतलब ये मानसबदार तो है, लेकिन मानसब है इनके पास में, इन्होंने मानसब होल्ड करके रखी है। मानसब मतलब एक पोजीशन, एक रैंक होल्ड करके रखी है, तब जाके ये मानसबदार कहलाए हैं, ठीक है। ये समझ में आया तुम्हें? चलो, अब इनका ये सिस्टम क्या है ग्रेडिंग का, कि इनको रैंक दी जाएगी मानसबदार को, इनको सैलरी दी जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ठीक है। यही तो होता है, कोई भी हम काम करते, कोई सर्विस करते, कोई जॉब करते हैं, उसमें हमको रैंक दी जाती है एक, कि आप इस पोजीशन पे हैं, आप मैनेजर हो, आप क्या डायरेक्टिंग मैनेजर, पता नहीं क्या क्या होते हैं पोजीशंस, तो अलग अलग रैंक पे हो। फिर आपकी सैलरी होती है, फिर आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये काम करना है। इसी तरीके से इनके इसमें भी चल रहा है कि मानसबदार की एक रैंक है, एक सैलरी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर
जो रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रैंक और सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती थी जद के द्वारा। आपके पास में जितनी जद होगी आपको उसके हिसाब से रैंक और सैलरी मिलेगी। आपके पास में जितने मार्क्स होंगे उतनी ऊंची रैंक मिलेगी और उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। जैसे कि हम मान लो एग्जाम्पल, अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करें तो मान लो यूपीएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई क्लियर करता है यूपीएससी, उसे कुछ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, किसी को 600 मिलते हैं, किसी को मान लो किसी को 100 मिलते हैं, किसी को 150 मिलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मार्क्स मिलते हैं सबको, और इन मार्क्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन किस पोस्ट पे जाएगा, ठीक है। कौन आईएएस बनेगा, कौन आईपीएस बनेगा, कोई आईआरएस बनेगा, इस तरीके से डिसाइड होगा, ठीक है। फिर यही डिसाइड करेगा कि उसको क्या काम करना होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो इस जो ये जो नंबर है ना, ये मार्क्स है ना, इन्हें यहाँ पे जद कहा जा रहा है, ठीक है। इन्हीं को यहाँ पे जद कहा जा रहा है कि जो रैंक और सैलरी जो डिटरमाइन की जाती थी कि आपकी रैंक क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगी, वो डिटरमाइन की जाएगी जद के द्वारा। जितनी ज़्यादा जद होगी आपके पास में उतना प्रेस्टिजियस जो है आपका पोजीशन होगा, उतना नोबल पोजीशन दिया जाएगा आपको राजा के किंगडम में, ये बताया जा रहा है। अब मानसबदार के पास में होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी और उसको मेंटेन करना पड़ता था, ठीक है, एक स्पेसिफिक नंबर, सवार, कावलरी मैन, इन सबको ये सब यहाँ पे बताया जा रहा था। फिर इनको सैलरी दी जाती थी जागीर के रूप में। जैसे कि पहले हमने देखा था कि इक्ता और मुक्ति के बारे में बात की थी ना। इक्ता एक लैंड होता है, इसको होल्ड करने वाला इक्तादार होता है, इक्तादार या फिर मुक्ति होता है। तो ये मुक्ति क्या करता था कि इस लैंड को पूरा कंट्रोल करता था और जो रेवेन्यू आता था उसमें से अपनी सैलरी को काट लेता था। इसी तरीके से अब इनको जागीर दी जा रही है, इन्हें जागीर दी जा रही है, पर इनका वो रेवेन्यू वाला जो सिस्टम है ना, सैलरी वाला, वो ऐसा नहीं है। इनको जागीर तो दी गई है, पर कुछ जो मोस्ट ऑफ द मानसबदार वो है ना, इसको कंट्रोल नहीं करते थे, जागीर को एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते थे, पर बस वो अपना रेवेन्यू ले लेते थे। मतलब अपनी सैलरी, जितना भी उनके सैलरी के अकॉर्डिंग उनको लेना चाहिए वो उतना उसमें से ले लेते थे रेवेन्यू और वापस कर देते थे उसे, ठीक है। इनका कोई कंट्रोल नहीं, ये कोशिश नहीं करते थे उसे कंट्रोल करने की पूरी तरीके से। तो ये होता था इनका सिस्टम। फिर यहाँ पे दिया गया है कि दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट। मतलब उन्हें जितनी सैलरी दी गई है उसके हिसाब से ही उन्हें राइट होता था कि आप उतना रेवेन्यू उसमें से ले सकते हो, विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम, उनके सर्वेंट के द्वारा, ठीक है। उनके सर्वेंट उनके लिए टैक्स कलेक्ट करते थे और वहाँ पे जो मुक्ति हुआ करता था वो खुद टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें, जागीरदार और ये वो मुक्ति और इक्तादार में। यहाँ पे बताया जा रहा है जद के बारे में। मैंने बताया जद क्या है, मार्क्स है। तो जैसे कि 5000 मार्क्स रैंक जो दी जाती थी वो सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। अकबर के रीजन में 29 मानसबदार थे जिनकी 5000 जद रैंक थी। और हाँ, यहाँ पे ऐसा भी है कि एक ही मतलब बहुत सारे लोगों की एक रैंक हो सकती है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उनकी 5000 भी रैंक हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम था कि अलग अलग रैंक जो है वो बहुत सारे लोगों की हो सकती है। दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, अकबर के रीजन की बात हो रही है कि अकबर का रीजन था जहाँ पे ये जागीर जो थी वो केयरफुली दी जाती थी और रेवेन्यू इक्वल, सैलरी के बराबर। ऐसा ना वो कोई झोलमाल कर दे जैसे कि वहाँ मुक्ति क्या करते थे। तो इस तरीके से अकबर के रीजन में पूरा ध्यान रखा जाता था कि जितना इनका सैलरी है उतना ही रेवेन्यू दिया जाए। पर औरंगज़ेब के टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि क्या ही बोला जाए। औरंगज़ेब जो है उनके टाइम पे क्या होता है कि ऐसा केस चलता नहीं है लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो हमेशा कम था जितना सम इनको दिया गया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को, जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी भाषा में समझा देती हूँ। क्या है कि आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है ना। बहुत सारे ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर लिया और आपके पास में नौकरी नहीं है, ठीक है। लोगों को तो बुला लिया अपने जॉब के लिए बहुत सारे, लेकिन अब आपके पास में पोजीशन नहीं है कि मैं इनको रखूँ कहाँ, इनको मैं किस काम करने के लिए दूँ, क्योंकि वो पूरा फुल हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से औरंगज़ेब के यहाँ पे भी सिचुएशन हो गई थी कि जितने जागीर थे ना, जितने जागीरदार थे उतनी तो जागीर ही नहीं थी।
तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी इनके किंगडम की उस समय पे। यही यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट में, जो मैंने तुम्हें समझाया है, पढ़ लेना। फिर ज़ब्त और ज़मींदार की बात करते हैं। ज़मींदार का जैसे मैंने बताया कि उन्हें दी जाती थी। अब यहाँ पे आ रहा है कि मेन सोर्स इनकम का टैक्स हर जगह यही है। अगर पिछली पुरानी हिस्ट्री देख लो आप उठा के, एंशिएंट मिडिवल कहीं पे आज के टाइम पे भी है, भला अपना रेवेन्यू से ही सब कुछ चलता है, टैक्स से ही सब कुछ चलता है। हमारा जो गवर्नमेंट रन करती है पूरी कंट्री को, वहीं पे पुराने लोग जो रूलर्स थे वो किंगडम को रन करते थे, एम्पायर को चलाते थे टैक्स से। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। और टैक्स लेंगे किसके ऊपर, पीजेंट्री। ठीक है, पीजेंट से टैक्स लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे मोस्ट ऑफ प्लेसेस, फिर पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू रूरल एलिट्स। अब हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बंदा आता है बीच में, ज़मींदार। ये ज़मींदार इंटरमीडिएरी का काम करता है रूलर और पीजेंट के बीच में। पीजेंट है ये ज़मींदार क्या करेगा, पीजेंट से टैक्स लेगा और टैक्स लेके देगा राजा को। इस तरीके की चीज़ें चलती थी। तो ये ज़मींदार जो थे वो एक्ट करते थे एक इंटरमीडिएरी के जैसे, कि जहाँ पे लोकल हेडमैन विलेज का और पावरफुल चिफ्टेंस, वेदर देवर लोकल हेडमैन हो विलेजेस के और पावरफुल चिफ्टेंस हो, कि ज़मींदार जो हुआ करते थे वो विलेज का कोई हेडमैन होगा या फिर वो एक पावरफुल सरदार होगा उस एरिया का, तो वो टैक्स कलेक्ट करता था पूरे विलेज से और फिर राजा को देता था। अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था तोदरमल। याद रखना, तोदरमल कौन है, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर, जो क्या करता था, सर्वे, क्रॉप का सर्वे, कि एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, एक पर्सन का लैंड है, उसके ऊपर जो है वो करता है खेती, कल्टीवेशन करता है। तो तोदरमल क्या करेगा, सर्वे करेगा उस लैंड का, कि पुराने 10 साल, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालेगा कि इस लैंड पे कितना कल्टीवेशन हुआ है। ठीक है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें से मैक्सिमम कितना जो है क्रॉप ग्रो कर सकती है, कितना प्रोड्यूस हो सकता है, उसके हिसाब से तोदरमल डिसाइड करेंगे, ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे कि इस लैंड के ऊपर हम कितना टैक्स लेंगे। तो इसी तरीके से जितने भी लैंड हुआ करते थे अलग अलग लोगों के, हर इंडिविजुअल क्रॉप के ऊपर जो है वो सर्वे किया जाता था और उसके 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स डिसाइड किया जाता था। और हर किसी के लिए टैक्स अलग, ऐसा नहीं कि सबको मैंने एक ही उसमें कर दिया, बेचारे की प्रोड्यूस तो हो नहीं रही है कुछ और मैं उसमें से टैक्स ले लूँगी तो बचेगा क्या उसके पास में, इसी तरीके से। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं उसको जांचूंगी, उसको देखूंगी कि लैंड जो है वो कैपेसिटी है उसकी प्रोड्यूस करने की इतना, और उसमें से जितना प्रोड्यूस हो रहा है 10 साल के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि हाँ इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होता था रेवेन्यू सिस्टम। अब मैंने जो तुम्हें ये रेवेन्यू सिस्टम समझाया है कि 10 साल के जो डाटा है उसके ऊपर डिसाइड होगा प्राइस, ठीक है, टैक्स का कितना लगेगा। तो हर प्रोविंस में डिवाइडेड है रेवेन्यू सर्कल्स और हर इंडिविजुअल की क्रॉप पे अलग अलग रेट होता था। ठीक है, हर इंडिविजुअल की क्रॉप पे अलग अलग रेट है टैक्स का। तो इस सिस्टम को ही ज़ब्त सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़ब्त सिस्टम। ज़ब्त, वो ज़ब्त अलग है, ये ज़ब्त है। ठीक है, तो ये ज़ब्त सिस्टम है, अकबर का रेवेन्यू सिस्टम है ये ज़ब्त, याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़मींदार जो है वो बहुत बड़ी पावर को होल्ड करके रखे, बेचारे पीजेंट को सता रहे हैं। देखो, ये पर्सन वही है, उन लोगों के बीच का ही है। एक विलेज का हेडमैन क्या होता है, उस विलेज से ही तो बिलोंग करता है, वो वहाँ से लोगों से रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। पर ये जब पावरफुल हो गया था ना, तो क्या करता है ये कोशिश कि मैं कुछ अपने पास भी रख लूँ और कुछ रूलर को भी दे दूँ, राजा भी खुश मैं भी खुश। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, पिसता कौन है, पीजेंट। जो गरीब लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं बेचारे, वो पिसते हैं इसमें कि जब ये ऐसी कोशिश करेगा, पावरफुल है, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लोग किसे कंप्लेन किसे करेंगे। तो इस सिचुएशन में जो है वो पीजेंट्स ने, जब वो एक्सप्लॉइट होते हैं तो वो रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, तो पीजेंट जो है वो उन्होंने रिवोल्ट किया और मुग़ल एम्पायर की ऑथोरिटी को, स्टेबिलिटी को जो है वो चैलेंज किया।
एक समय पे, जब 17th सेंचुरी का एंड होने वाला था, और फिर बाद में तो इनके एम्पायर का खात्मा ही हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था औरंगज़ेब के बाद में तो। पर इतना सिचुएशन तुम्हें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे बुक के बारे में याद रखना, अकबरनामा और N.E. अकबरी, जिसको लिखा गया है अबुल फज़ल के द्वारा। अबुल फज़ल जो है वो हिस्ट्री लिखते थे अकबर के रीजन की, अकबर के रीजन की हिस्ट्री लिखते थे अबुल फज़ल। और अबुल फज़ल ने लिखे हैं 3 वॉल्यूम, 3 बुक लिखी है इन्होंने अकबर के रीजन की हिस्ट्री में। इन्होंने टाइटल दिया है उसे अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा दिया गया है। पहला जो वॉल्यूम है वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर से। अकबरनामा में पहला जो वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम मतलब पहली किताब जो है वो डील करती है किसके बारे में, अकबर के जो भी एंसेस्टर थे उनके बारे में। फिर दूसरा वॉल्यूम जो है वो डील करता है अकबर के रीजन, कि अकबर का रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका रीजन, ठीक है। तीसरा वॉल्यूम जो है वो डील करता है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अकबर के एंसेस्टर कैसे हैं, अकबर की का रीजन कैसा, एक्सपेंशन कितना है, और अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन का है लास्ट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो N.E. अकबरी में लिखा गया है, N.E. अकबरी में। और अकबरनामा में क्या है, अकबर के एंसेस्टर के बारे में। N.E. अकबरी में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में याद रखना। किसने लिखा है ये अकबरनामा और N.E. अकबरी, अबुल फज़ल ने लिखा गया है। फिर यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन, मेहरुनिशिया कौन है, नूरजहाँ। अब भी तुम्हें नूरजहाँ ही पता होगी, मेहरुनिशिया पता नहीं होगा उनका असली नाम तो। पर ये जो नूरजहाँ है ना वो सिर्फ एक टाइटल है और कुछ भी नहीं है, टाइटल है सिर्फ ये नूरजहाँ। और उनका असली नाम जो है वो मेहरुनिशिया, जो कि जहांगीर की वाइफ है, ठीक है। जो हम अकबर के पुत्र जो हैं जहांगीर, उनकी वाइफ है ये मेहरुनिशिया, नूरजहाँ टाइटल दिया गया है। और वो एक्सट्रीमली लॉयल और सपोर्टिव थी मोनार्क के लिए, ठीक है। इनकी कुछ खासियत यहाँ पे बताई जा रही है, पर वो हमारे लिए कोई ख़ास बात है नहीं, जानने के लिए ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता, नूरजहाँ कौन है, नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ है, बस। ये फरमान जारी करती है। फरमान का क्या मतलब होता है, ऑर्डर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले PYQ में, प्रीलिम्स में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो टर्म्स होती है पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, फरमान एक ऑर्डर होता है, ठीक है। आगे सुलह कुल क्या होता है कि जहांगीर यहाँ पे मेंशन करता है। जहांगीर क्या है, अकबर का सन। कौन है, अकबर का सन है। तो अकबर का सन जो है जहांगीर, वो बताता है अपने फादर की पॉलिसी के बारे में, जो कि है सुलह कुल, ठीक है। सुलह कुल उस समय पे अलग अलग नाम हुआ करते थे यार, टर्म है ये, याद रखना बस कि उनकी जो अकबर की पॉलिसी है, इसमें क्या बात होती है कि एक ऐसा रूम सारी क्लासेस के लिए, ठीक है। एंड द फॉलोवर्स ऑफ ऑल क्रीड, हर मतलब हर रिलीजन के फॉलोवर है, हर क्रीड के फॉलोवर के लिए एक जगह है, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ मिलेंगे, एक साथ जो है डिस्कशन करेंगे। तो एक ऐसी जगह हम सुलह कुल जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे बताया गया है कि गुड और बैड है, अपोजिट रिलीजन के प्रोफेसर्स हैं, ऐसा रूम उनके लिए है। सारे बिलीफ के लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठा हो सकते हैं। फिर सारे सुन्नीज़ हैं, शिया जो है एक साथ मिलते हैं एक मॉस्क में। सारे क्रिश्चियंस जो हैं, जूस जो हैं, वो एक चर्च में प्रे करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में वो बिलीव करते थे। कौन, अकबर। तो अकबर का जो सन है जहांगीर, वो बताता है सुलह कुल। सुलह कुल कुछ भी नहीं है, एक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल पीस का, ठीक है। यूनिवर्सल पीस का एक प्रिंसिपल है। ही कंसिस्टेंटली फॉलो द यूनिवर्सल पीस। अकबर चाहते थे कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका जो वो हमेशा बिलीव करते थे, हमेशा वो उस चीज़ पे फोकस करते थे कि लोगों के बीच में एक पीस बना रहे, पीस मेंटेन हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ से पता चलती है। अब मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुग़ल एम्पायर जो है 17th सेंचुरी से पहले और बाद में, इसका क्या मतलब है इन द सेंचुरी एंड आफ्टर। तो देखो
एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एफिशिएंसी मुग़ल की जो है उसकी वजह से ही यहाँ पे पूरा इकोनॉमिक, इतनी ग्रेट इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। जैसे कि शुरुआत में ही बता दिया था, पहले के पेज पे ही, जो फर्स्ट नंबर का पेज था उस पर ही पता चल गया था कि अच्छे गवर्नेंस की वजह से और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है इनका एम्पायर, इनका जो किंगडम है वो इतना लंबा चला, इन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया। और यहाँ पे अकबर के बारे में बताया जा रहा है कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुग़ल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो मिलिट्री एफिशिएंसी है, इसकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर है वो इतनी प्रॉस्पेरिटी पे पहुंचा, इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी पे। और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं इस लैंड को फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। इनके पास में इतनी ज़्यादा वेल्थ थी ना, इसकी वजह से ये इतने आगे पहुँचे, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी अच्छी मिलिट्री एफिशिएंसी है, तो इनको सारी प्रॉस्पेरिटी मिली। बट दिस सेम विजिटर आर also upheld at the state of poverty that existed side by side with greatest opulence। इनको जितनी ही ऊंचाइयां मिल रही थी ना, यहाँ के जो लोग थे वो पुअरेस्ट होते जा रहे थे। पुअरेस्ट शायद थे या फिर इसमें ऐसा मेंशन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, मुगल्स थे, माना बहुत प्रॉस्पेरिटी इन्होंने गेन की, बहुत आगे बढ़े, ये बहुत इनको इकोनॉमिक कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी मिली, लेकिन इन्होंने इतने समय तक जो है वो राज किया, पर यहाँ के जो लोग थे वो पावर्टी में थे। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही थी। और डॉक्यूमेंट जो है 20th ईयर के हमें बताते हैं, शाहजहाँ के रीज़न का हमें इन्फॉर्म करता है कि जो कुछ लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और ज़्यादा लोग जो हैं वो नीचे हैं। ठीक है, मतलब एक एम्पायर, एक किंगडम ऐसा जहाँ पे कुछ लोग जो हैं, पूरे कंट्री के सिर्फ कुछ लोग बड़े रिच हैं, बड़े प्रॉस्पेरिटी में फैले, बड़े अच्छे से जीवन जी रहे हैं। ठीक है, सब उनके पास में वेल्थ है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो लोगों का है वो गरीबी में है, वो पावर्टी में है, उनके पास में वो पोजीशन नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो वेल्थ नहीं है। तो इस तरीके की इनइक्वलिटी जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी, जो कि हमें अकबर रीज़न की जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनके पता चलते हैं, उनसे पता चलता है कि सिर्फ 445 मतलब 450 नंबर के जो मानसबदार हैं उनको 8000 की रैंक हासिल है। 8000 रैंक मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट, सिर्फ इतने लोग हैं उस पर, बल्कि जो छोटी पोस्ट है उन पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। इस तरीके की यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही सिचुएशन। ठीक है, कि 61% जो है रेवेन्यू तुम जिन लोगों से ले रहे हो वो लोग बिल्कुल ही गरीबी में है, और सिर्फ जो 5.6% जो है मानसबदार वो हाईएस्ट पोस्ट पे पहुँचे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी इनइक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मुग़ल एम्परर्स थे वो अपना जो स्पेंड करते थे, और उनके जो मानसबदार थे वो स्पेंड करते अपनी, उनके पास में इनकम आई। ठीक है, उनको रेवेन्यू मिला किन से? पीजेंट से। पीजेंट ने कल्टीवेशन किया, प्रोड्यूस किया, उससे उन्होंने रेवेन्यू लिया, रेवेन्यू मानसबदार के पास भी पहुंचा, मुग़ल के पास में भी पहुंचा, एम्परर मतलब जो राजा है उसके पास में भी। पीजेंट के पास में क्या बचा? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये मानसबदार अपनी मनी को स्पेंड करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, गुड्स जो हैं वो खरीदेंगे इसके ऊपर, तो ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो जो बेचने वाला है, ठीक है, जो आर्टिसंस है, जो पीजेंट्स है, वो कुछ बेचते भी हैं, तो उनको अच्छा खासा उनका वो हो जाता है, मतलब गुड्स जो है वो बिक जाते हैं, तो उनको भी मिल जाता है पैसा। लेकिन उस पैसे का क्या, जितना उनके पास में आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा तो जा रहा है रेवेन्यू के फॉर्म में। तो इस वजह से पीजेंट हमेशा इनसे गुस्सा रहते थे, मुग़ल से, जो गरीब लोग हुआ करते थे वो आर्टिसंस पीजेंट्स, कि हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो मानसबदार को गुड्स देंगे, मानसबदार इनको बदले में मनी देगा। ठीक है, बट जो स्केल ऑफ रेवेन्यू है ना, इनसे लिया जा रहा है पैसा रेवेन्यू के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब तुम जितना दे रहे हो ना इनको, वो कुछ भी नहीं है जितना तुम इनसे ले रहे हो उससे। तो इस वजह से जो पुअरेस्ट अमंग देम लाइव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। तो वो शायद ही, मतलब उनका गुजारा चल जाए ना उन लोगों का, उतना ही बहुत है, उन पीजेंट्स का, उन आर्टिसंस का। बस इसमें ये बताया जा रहा है कि इनइक्वलिटी ज़्यादा थी उस समय के किंगडम में, मुगल्स के रूल में।
अब बताया जा रहा है आगे देखो कि जो वेल्दियर पीजेंट्री जो थे वो ही सिर्फ अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो ले पा रहे थे, अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर पा रहे थे। बाकी जो पुअर लोग हैं, गरीब है, उनका बेचारों का कुछ भी नहीं समझो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनॉर्मस वेल्थ और रिसोर्सेज जो है वो मेड देम एक्सट्रीमली पावरफुल। मुगल्स को एक्सट्रीमली पावरफुल बनाया उनके रिसोर्स ने, उनके वेल्थ ने, ठीक है, उनके पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके गवर्नेंस की पावर, उनके गवर्नेंस की जो आइडिया थी उसने, और मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री जो है उनकी, उसने इनको एक एक्सट्रीमली पावरफुल बनाया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुग़ल की अथॉरिटी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी 17th सेंचुरी के लेट में। और फिर इनके जो सर्वेंट्स थे वो पावरफुल होने लगे, ठीक है। अलग अलग मेंशन आएगा, हैदराबाद के नवाब आएंगे, अवध के नवाब आएंगे, तो इन तरीके के अलग अलग इनके हाथ में चला गया। मतलब पूरा जो एम्पायर इन्होंने एक कंसोलिडेट करके रखा था एक ही, अब वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो इस तरीके से इनका पूरा डिक्लाइन स्टार्ट होता है मुग़ल का। लेट 17th सेंचुरी में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, आगे के चैप्टर में आएगा शायद, देखना। बस इतना ही था इसमें, चलो ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको और भी नोटिफिकेशन चाहिए तो थैंक यू।